Hello friends, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 यानी कि NEP 2020 को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो भी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे और जो भी इम्पॉर्टेंट जो इनिशिएटिव थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, और क्या हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है क्या उसके अंदर चेंजेस आए थे और क्या बदलाव आने के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो टीचर एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए थे हम उसको भी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिफोर टू स्टार्ट वीडियो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पे हम डेली बेसिस पे कई सारे MCQs लगा रहे हैं और MCQs लगाने के साथ साथ हम अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट अप कर रहे हैं ताकि हम अपने गोल JRF को अचीव कर पाए। सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसका PDF मैंने यहाँ पे बनाया है आप सब लोगों के लिए, तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। कुछ मेजर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगी हाइलाइट्स के थ्रू। ये कुछ हाइलाइट्स थी जो कि आपको दी हुई थी और ये हमारी जो हाइलाइट्स है ये न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन से आई थी और ये यूनियन कैबिनेट जो हमारे जो चेयर है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने अप्रूव की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को और ये पब्लिश होके आई थी हमारी डेट 29/7/2020 को। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जिसको हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन की बात की गई कि जिसके अंदर हमें यूनिवर्सलाइजेशन करना है एजुकेशन का, ठीक है, ताकि हमारा यहाँ पे प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक का 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो। ठीक है, 100% तक यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो। तो ये यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है हमारे स्कूल एजुकेशन में। कब से कब तक? 2030 तक। इनका मेन एम यही है कि 100% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए किनका? स्कूल एजुकेशन में 2030 तक। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारा जो पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था जो कि कोठारी एजुकेशन कमीशन के अंदर था कि जिसके अंदर 10+2+3 का इनिशिएटिव लिया गया था कि आपको 10 साल स्कूल एजुकेशन में निकालने, वे आप 2 साल आपको हायर स्कूल की एजुकेशन में निकालने और 3 साल आपको ग्रेजुएशन के लिए निकालने हैं, उसके अंदर आपको स्पेंड करने। लेकिन हमारा जो करंट पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया जो कि एजुकेशन सिस्टम 5+3+4 के अंदर तब्दील हो गया, बदल गया, जिसके अंदर आप ये पिक देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिख रही होगी ये आपका करंट एजुकेशन सिस्टम है जो कि बता रहा है कि पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो गया है हमारा पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। पहले ये 10 इयर्स और 2 इयर्स का था, यानी कि आप 10 साल जो स्कूली एजुकेशन में निकालते थे और 2 साल आपका आते थे जितने भी आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या फिर अपनी यहाँ पे कॉलेज एजुकेशन ले रही है। लेकिन न्यू एजुकेशन सिस्टम हमारा आ गया है जिसके अंदर हमारा 5 साल जो इनिशियल ईयर्स है जो कि फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है, जिसके अंदर 3 साल और 2 साल 3 साल यहाँ पे बच्चे को आंगनवाड़ी और बालवाड़ी शिक्षा देनी है जिसका एज ग्रुप 3 से 6 साल तक है। और जो आप इसके साथ साथ 2 साल हमें फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। तो पूरा जो फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर हमें बच्चे को प्ले वे बेस्ड मेथड से, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से उनको पढ़ाना है। ठीक है, ये हमारा फाउंडेशनल स्टेज के अंदर आ जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा 3 साल हमें डिवोट करने हैं प्रीपरेटरी एजुकेशन में। प्रीपरेटरी स्टेज जिसको हम कह रहे हैं यानी कि प्ले, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड जो कि हमें यहाँ पे करवाना है बच्चे को। ठीक है, इसके साथ साथ 3 साल की प्रिपरेटरी एजुकेशन के बाद 3 साल हमें यहाँ पे एजुकेशन के निकालने हैं मिडल स्टेज के अंदर, जिसके अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, जिसके अंदर सब्जेक्टिव नॉलेज आपको दी जाएगी, जिसके अंदर साइंस पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स कराया जाएगा, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ होगी।
इसके साथ साथ जो आपकी फोर्थ स्टेज है, ये हमारी लास्ट और फोर्थ स्टेज है, जो कि आपके ईयर्स 4 साल लगेगी, जिसमें क्लास 9 से लेके 12 क्लास तक के स्टूडेंट्स इसके अंदर आएंगे सेकेंडरी स्टेज के अंदर, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ग्रेटर यहाँ पे थिंकिंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी होगी यहाँ पे एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, जो कि 5+3+3+4 की बात कर रहा है। 3 साल हमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल एजुकेशन के में डिवोट करने के लिए कह रहा है, और बाकी के 12 साल हमें स्कूल के एजुकेशन के अंदर डिवोट करने के लिए कह रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा। यही हमें इस हाईलाइटेड की पॉइंट्स के अंदर बताया हुआ है कि जो करंट एनारियो सिस्टम हमारा 5+3+3+4 हो गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ यह आपका एम्फेसिस करता है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर। फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी यानी कि जो अर्ली स्टेजेस पे आप बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको आप लिटरेट कर रहे हैं, अर्ली लिटरेट कर रहे हैं, कि बिफोर गेटिंग एनरोल्ड इनटू क्लासरूम, कि आप उसे प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपरेटरी स्टेजेस के अंदर आ जाएगी कि आप बच्चे को यहाँ पर बेसिक शिक्षा दे रहे हैं, फाउंडेशन उसकी बिल्डअप कर रहे हैं, उसको लिटरेट कर रहे हैं, उसे नंबर नॉलेज दे रहे हैं, उसे नंबरिक आप लिटरेट बना रहे हैं, नंबर लिटरेट बना रहे हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन लिटरेसी के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर आपका कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, वोकेशनल स्ट्रीम्स का। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने बात की है जो हमारी क्लास 6 है, यानी कि 6 स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, इनको हमें इंटर्नशिप्स करानी है, वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट करनी है। अब वोकेशनल एजुकेशन में क्या आ जाएगी कि जिसके अंदर बच्चे को जो उसका इंटरेस्ट है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था ना कि हमें सूपा करवाया जाता था, गवर्नमेंट स्कूल में हमें सूपा करवाया जाता था, जिसके अंदर हमें सप्लीमेंट्री यहाँ पे नॉलेज दी जाती थी, एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ पे दी जाती थी, जिसके अंदर हम ड्राइंग करते थे, यहाँ पे मतलब आर्टिस्टिक वर्क करते थे, पेंटिंग करते थे, पॉट मेकिंग वहाँ पे होता था, मतलब पॉट्री करते थे, और यहाँ पे घड़े वगैरह बनाना। तो ये सब कुछ वोकेशन एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये क्लास 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को इंटर्नशिप कराने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये आपका कह रहे हैं कि हमें टीचिंग को यहाँ पे करवाना है लीस्ट ग्रेड यानी 5th को, जिसके अंदर मदर टंग यानी रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे एक इनिशिएटिव यहाँ पे गवर्नमेंट में ये लिया हुआ है कि अगर हम बच्चे को यहाँ पर उसके मदर लैंग्वेज से पढ़ाए, मदर टंग से पढ़ाए, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, तो उसका असर ज़्यादा पड़ेगा, वो ज़्यादा ही अच्छा लिटरेट बनेगा, ज़्यादा ही अच्छा लिटरेट होगा और उसका एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी होगी। इसलिए इन्होंने कहा है कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को एटलीस्ट ग्रेड 5 तक उनको मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है। अगर वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो उड़िया में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर तमिलनाडु से वो बिलोंग करता है तो तमिल उसको भाषा में पढ़ाना चाहिए, ताकि उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग हो, अच्छी नॉलेज उसको मिले उसी की ही मदर लैंग्वेज में, ताकि वो ईज़िली कनेक्ट कर पाए और अपनी ईज़िली वो इंटीग्रेट कर पाए और अच्छा सीख पाए। और यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होगा बच्चे के ऊपर कि उसे नॉलेज को इम्पोज किया जा रहा है। ठीक है, कोई ऐसा यहाँ पे बाउंडेशन नहीं किया जाएगा कि बच्चे को जानबूझकर यहाँ पे आप यहाँ पे बाउंडेशन लगा रहे हैं। तो इसके अलावा जो हमारा न्यू और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है टीचर एजुकेशन के लिए, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 के अंदर आया है, जो कि पूरी तरह से फॉर्मुलेट करता है NCTE को, मतलब जो हमारा NCTE है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसी ने ही हमारा NCFTE फ्रेमवर्क लेके आया है, जिन्होंने कई सारे इसके अंदर इंटरवेंशन किए हैं, जिसको अभी हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ आपको पिक्चर्स के थ्रू मैं बता देती हूँ। ये हमें समझ आ गया, एजुकेशन सिस्टम समझ आ गया। इसके साथ साथ कुछ की प्रिंसिपल्स है नेशनल एजुकेशन सिस्टम के, यानी पॉलिसी की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जिन्होंने कहा है कि हमें रिस्पेक्ट करना है डाइवर्सिटी को। जैसे अभी आपको बताया था कि बच्चे को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे तो ये एक इनिशिएटिव होना चाहिए स्कूल टीचर का, अगर हम करिकुलम उनके लिए मेंटेन कर रहे हैं तो वो डाइवर्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इसके अंदर हम मेंटेन करने की कोशिश करें, इक्विटी को बढ़ावा दें,
करे, इंक्लूजन को बढ़ावा दे कि हर तबके के लोग, चाहे बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है या फिर बच्चा मतलब माइग्रेटेड सोसाइटी से बिलोंग करता है या फिर वहाँ पे शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे सभी तरह का इंक्लूजन होना चाहिए, किसी की तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आना है, ठीक है, सबको एक ही हाशिए में लेकर आना है। इसके साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए कि कम्युनिटी में यहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन हो। अगर यहाँ पे एक तरह से अगर पेरेंट्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो करिकुलम डेवलपमेंट में, पेरेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व आए कि कैसे बच्चे के लिए करिकुलम बनाना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ उनके लिए प्लान करनी चाहिए। अब जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आते हैं वहाँ पे आपकी कम्युनिटी का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है और वहाँ पे स्पेशली कम्युनिटी यानी कि पेरेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। आजकल पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है कि क्या आपको बता रहा है कि आपको टीचिंग और लर्निंग जो कैसे आप उसको एनहांस कर सकते हैं, कैसे वो बैरियर्स को आप रिमूव कर सकते हैं। टीचिंग एड्स यहाँ पे आएंगे, टीचिंग TLMs यहाँ पे डेवलप करने हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना है, यहाँ पे प्रोजेक्टर्स का यूज़ करो बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर बच्चा दिव्यांग है यानी कि देख नहीं सकता तो आप ब्रेल एड्स का यूज़ करें और इसके साथ साथ ऑडियो एड्स का यूज़ करें ताकि बच्चा ईज़िली वहाँ पे सुनकर समझ पाए, पढ़ पाए। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमें एम्फसाइज करना है कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। रोड मेमोराइजेशन नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी तरह का रोड मेमोराइजेशन नहीं होना, बच्चे का ईज़िली वो कॉम्प्रीहेंड कर सके, इस तरीके से बच्चे को यहाँ पे पढ़ाना है, ईज़िली वो समझ पाए और कॉम्प्रीहेंड कर सके। इसके अलावा यहाँ पे बच्चे को रट्टा नहीं बनवा के पढ़ाना, बच्चे की कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बढ़ानी है, कॉम्पिटेंसी बढ़ानी है। यूनिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए हर एक बच्चे के अंदर, जो बच्चा के अंदर यूनिक कैपेबिलिटी है उसको निखारा जाए। इस तरह से कॉन्टीन्यूस रिव्यू होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस आपका रिव्यू होना चाहिए। इसके अंदर असेसमेंट होनी चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होनी चाहिए, टाइम टू टाइम पे असेसमेंट करें बच्चे की कि कैसे बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बच्चे की कुछ कमी निकल के आ रही है तो उसे डायग्नोस्टिक अप्रोच निकालें, उसको आप क्या करें, रेमेडीज़ क्लासेस दें उसको, उसकी जो परेशानी उसे दूर करे, ओवरकम करे, ताकि बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाए। इसके साथ साथ बच्चे की क्रिएटिविटी को और थिंकिंग को भी यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। तो ये कुछ की प्रिंसिपल्स थे जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, न्यू एजुकेशन सिस्टम पढ़ा है जो कि 10+2 से हटकर 5+3+3+4 हो गया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि 2030 तक 100% का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे होना चाहिए और बच्चे को यहाँ पे स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे कहा गया है स्कूल एजुकेशन में कि बच्चा 2030 तक 100% तक एनरोल हो जाए स्कूल के अंदर और 100% तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे बढ़ जाए, ठीक है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है। इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया है कि बच्चे को उसकी लैंग्वेज में जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज, उसमें पढ़ाया जाए ताकि बच्चा ईजिली उस लैंग्वेज से कनेक्ट कर पाए और उसका अच्छा वो स्कोर कर पाए एकेडमिक फील्ड में, ठीक है। और फाउंडेशन लिटरेसी की यहाँ पे ज़्यादातर बात की गई है। ये तो हमारा था जो कि हम यहाँ पे मेजर की पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यही आपका आगे यही आपका पिक्चर दिखाई हुई है, आप इस पूरी पिक्चर को देख सकते हैं। ये आपको कुछ और की प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना है कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है और सारे के सारे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एक ऐसा करिकुलम हो जो कि पेडागोजी को यहाँ पे एनहांस करे, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाए और इक्विटी और इंक्लूजन को बढ़ाए, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, एम्फेसाइज करे उनका कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, नो रोड मेमोराइजेशन ना हो, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड कर करके सीखे, कनेक्शन लगा के सीखे, बच्चा क्रिएटिविटी और इनोवेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ साथ स्पेशल कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं गवर्नमेंट ने ECCE में, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, कि यूनिवर्सली एक्सेस हो। अब जैसे कि हम यहाँ पे सा का पढ़ते हैं, सा आपको पता है क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपका राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि 2001 सितंबर में आया था। इसके अलावा बात करता है कि कैसे हमें यूनिवर्सलाइज करना है आपको
आप एलिमेंट्री एजुकेशन को यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन को आप कंपलसरी करोगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करेगी। जो हमारा ईसीसी आता है ये आपका आर्टिकल 45 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पे 45 के अंदर आता है, जो कि आपकी स्पेसिफिकली बात करता है ईसीसीई की, यानी ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करता है। और ये कहता है कि आपका यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, यानी कि 3 से 6 साल तक के बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। फ्री एनवायरनमेंट हो उसके लिए, सेफ़ एनवायरनमेंट हो, हाई क्वालिटी के उसके बिल्डअप करें। आंगनवाड़ी और आप आंगनवाड़ी और बाल वाटिका के बारे में भी बात कर रहा है ये, ठीक है। इसके साथ साथ फाउंडेशन लर्निंग करिकुलम की बात कर रहा है कि 3 से 8 साल तक के बच्चों को एक कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से पढ़ाया जाए, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे का, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होने के साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो। इस तरह से यहाँ पे एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ इन्होंने स्पेशल ये इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, जॉइंटली कैरिड होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MHRD से, ठीक है, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, और फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स, ये सारे देख रेख करेगा कि प्रॉपर आपका ईसीसीई इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं ग्राउंड पर, और यूनिवर्सल एक्सेस हो रहा है बच्चों को कि नहीं मिल पा रहा है, प्रिपरेटरी क्लास हो रही है कि नहीं, तो इन सब का ध्यान रखा जाएगा। स्पेसिफिकली बात करता है यूनिवर्सल एक्सेस की, ईसीसी की, और ये कहता है कि अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे जाके बच्चे उतना ही डेवलप करेगी, ठीक है। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ कुछ और फॉर्मेटिव ईयर्स की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि बच्चे के अंदर हमें डेवलप करना है क्रियोसिटी का, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करना है, आर्ट्स क्राफ्ट म्यूज़िक डेवलप करना है, रिलेशनशिप बनाना है नेचर के साथ, यहाँ पे कलर शेप अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की नॉलेज देनी है बच्चे को, एथिक्स यानी कि कोड ऑफ एथिक्स, यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, मोरल वैल्यूज़ और यहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ बच्चे को सिखानी है, ठीक है। अर्ली ईयर्स में ये सब कुछ अर्ली ईयर्स की बात हो रहा है। इसके साथ साथ प्ले बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहा है। टीम वर्क बच्चे के अंदर डेवलप करना है, कोलैबोरेट करवाना है, कोलैबोरेशन यहाँ पे मेथड होना चाहिए लर्निंग का, और एटिकेट बिहेवियर और इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा था, अभी तक हमने जितना पढ़ा है ये सारा का सारा ईसीसी के बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन के बारे में भी हमने पढ़ा है काफ़ी हद तक, जो कि आपको बता रहा है कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी जिसके अंदर आ जाती है, और बात करता है कि पूरी तरह से आपको रीस्ट्रक्चर करना है स्कूल के करिकुलम को और पैडागोजी को, और मल्टीलिंग्विज्म यहाँ पे आना चाहिए। मल्टीलिंग्विज्म यानी कि ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, स्पेशली मैंने ये ली है टाइम्स ऑफ इंडिया से, जो काफ़ी ऑथेंटिक है। इसके अंदर मल्टीलिंगुअल की बात की है, यानी कि 3 तो लैंग्वेज बच्चे को पढ़ानी है। एक तो आप बच्चे को पढ़ाए, अगर आप बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, स्कूल एजुकेशन दे रहे हैं, स्कूली शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको इसके अंदर 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला लेकर आना है। 3 लैंग्वेज यानी कि एक लैंग्वेज होगी जो कि उसकी खुद की भाषा होगी, रीजनल स्टेट की होगी जहाँ से वो बिलोंग करेगा, दूसरी हमारी हिंदी भाषा होगी, मातृभाषा होगी, और तीसरी हमारी यहाँ पे मैंडेटरी करिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश का, ठीक है। 3 लैंग्वेज आपकी बात कर रहा है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी की जो कि बात कर रहा है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी है आपको क्लास 8वीं तक। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन का कुछ और एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने कहा है कि बैगलेस डे होनी चाहिए, कि स्कूल स्टूडेंट्स को क्या है 10 बैगलेस डेज होने चाहिए। मतलब बच्चे को क्या करो, उनका जो किताबी शिक्षा है, जो किताबी शिक्षा का जो बोझ है उसे कम करें, और आप क्या करें उसको एक इनफॉर्मल इंटर्नशिप का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस करवाए, ताकि यहाँ पे वो फील्ड में जाके कुछ वर्क कर सके और वोकेशनल ट्रेनिंग ले सके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर बच्चे का मन करता है कि वो आर्टिस्टिक या फिर वो ड्राइंग करना चाहता है, या फिर वो पेंटिंग के अंदर जाना चाहता है, पेंटिंग फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर जाना चाहता है, तो उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाए, वोकेशन यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए बच्चे को, ठीक है। ये आपको बात कर रहा है स्कूल एजुकेशन के बारे में। इसके साथ साथ बात करता है मल्टीपल स्ट्रीम की, कि सारे के सारे यहाँ पे स्ट्रीम्स होने चाहिए, मल्टी स्ट्रीम्स, यहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश और ये सब कुछ इसके अंदर स्ट्रीम्स यहाँ पे बात की है। कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस की बात की है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका स्कूल एजुकेशन के बारे में आपको ये बताया गया है। तो आई होप ये आपको कुछ इनिशिएटिव समझ आए होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या इन्होंने बात की है।
अगर आपको इससे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ और इनिशिएटिव पढ़ेंगे हायर एजुकेशन के टर्म्स में, क्योंकि ये आपका पेपर 1 के साथ डील करता है। हायर एजुकेशन जिसके अंदर हम पेपर 1 अपना यूजीसी नेट के अंदर पढ़ते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे हायर एजुकेशन की क्या इनिशिएटिव ली हुई है गवर्नमेंट ने 2020 पॉलिसी में, तो ये पूछा जाता है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। तो जैसे कि स्कूल एजुकेशन में जो इन्होंने बात की थी कि 2030 तक 100% तक का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए स्कूल एजुकेशन में, वैसे ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में होना चाहिए 50% तक अचीव करने का यहाँ पे टारगेट बनाया है गवर्नमेंट ने 2035 तक। ठीक है, 2000 आपके 2035 तक की जो बात की है, ये आपकी हायर एजुकेशन की बात की है, यानी कि 50% तक का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन हमें अचीव करना है। ये मेरा टारगेट है, यानी कि ये हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है। ठीक है, हायर एजुकेशन में। और दूसरी तरफ स्कूल एजुकेशन की बात करता है, वो कितना है आपका, वो आपको बात करता है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो कि 2030 तक हमें अचीव करना है। इसके साथ साथ ये पॉलिसी आपको बताती है कि बच्चा जो यहाँ पे जो कॉलेज की जो शिक्षा ले रहा है, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर आना है, होलिस्टिक होना चाहिए यहाँ पे, और अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन होलिस्टिक होने चाहिए, और फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए उनका, क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस होना चाहिए, इनोवेशन के तरीके से पढ़ाए बच्चे को, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है उसकी वोकेशनल एजुकेशन को, और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या है, ये हमें समझने वाली बात है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने कि अगर आपके पास यहाँ पर, अगर आप ने एनरोल किया है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में किसी प्रोग्राम में एनरोल किया है, अगर आपने यहाँ पर 1 साल तक पढ़ा है, कंटिन्यू करा है, वैसे जो ग्रेजुएशन लेवल देखा जाता है तो 3 साल का होता है, लेकिन अगर आपने 1 साल तक पढ़ा है, तो अगर आप वहाँ से वापस आना चाहते हैं उस कोर्स से, दूसरा कोर्स लेना चाहते हैं, तो जितना आपने कोर्स कंप्लीट किया है, मान लो 1 साल भी आपने कंप्लीट किया है, तो आपको ये फ्रीडम दी जाएगी कि आप वहाँ से एग्जिट हो सके, तो उसके भी आपको ग्रेड मिलेगी। मतलब साल तक का आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसका जो ग्रेड्स है वो आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे और आप इजीली उस कोर्स को छोड़ सकेंगे, और जिसका आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात की गई है कि अगर आप बीच में सोचते हैं कि मुझे पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा, तो आप दूसरे कोर्स में जा सकते हैं, और उस कोर्स से आपने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है, जो हमारा नया इनिशिएटिव है जो कि NEP में लिया गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको उसके हिसाब से, और आप मल्टीपल एग्जिट्स और एंट्री आप ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, कोई बाउंडेशन नहीं होगा, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, और आपका एक्सपीरियंस वो जुड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका बात करता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, IITs के लिए, IIMs के लिए। ठीक है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए, तो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी है, अच्छे लेवल की एजुकेशन होनी है IITs के लिए, IIMs के लिए, और बेस्ट होनी चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लेवल ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कंट्री की। इसके साथ साथ जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसको बात की गई है एपेक्स बॉडी बनाने की। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर को बिल्डअप करेगा हमारे नेशन में, यानी कि आपको इन शॉर्ट कह रहा है कि रिसर्च को बढ़ावा देना है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यहाँ पे एपेक्स बॉडी इसको कंसीडर करना है, इसको क्रिएट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च का यहाँ पे बढ़ावा हो सके, रिसर्च को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है इन शॉर्ट। इसके साथ साथ क्या आपको बताता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि HECI, जो कि सेटअप करता है एज अ सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी को फॉर एंटायर एजुकेशन को। इसके साथ साथ जो हमारा हायर कमीशन ऑफ एजुकेशन, हायर कमीशन ऑफ इंडिया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये आपकी बात कर रहा है कि यहाँ पे हायर एजुकेशन को ग्रांट करना है, काउंसिल को फंड देना है इसमें, और NAC एक्रेडिटेशन काउंसिल को यहाँ पे एक्रेडिटेशन की बात कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी एफिलिएशन होता है कॉलेज का,
उसे क्या करना है, फेज आउट करना है 15 साल में, और स्टेज वाइज मैकेनिज्म को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। और यहाँ पे जितने भी आपके ऑटोनोमस डिग्री ग्रांट है उनको डिग्री कॉलेज के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसे कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी बनाना है। ये आपको बात की गई है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसके साथ साथ कुछ अदर इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। ये आपको ऑटोनोमस बॉडी है जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है, इसको क्रिएट करना है ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जहाँ पे फ्री एक्सचेंज हो जाए आइडियाज़ का और टेक्नोलॉजीज़ का। मतलब जो जितनी भी हमारे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ना, जो कि आपकी डायरेक्टली कनेक्ट होती है आईआईटी से, तो ये उनको पूरी तरह से फ्रीडम दी जा रही है, एक तरह की ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जा रही है ताकि यहाँ पे फ्री एक्सचेंज हो पाए। अगर कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आपको है तो आप क्या कर सके, इनको बता पाए, और ये आपके आइडियाज़ को कंसीडर करेगा तो उसके हिसाब से प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाएगा। इसके साथ साथ एनपीई 2020 एम्फेसाइज करता है कि जेंडर इंक्लूजन फंड का यहाँ पे होना, और जो भी हमारे स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करना है डिसएडवांटेज रीजन को और ग्रुप को। और इसके साथ साथ मल्टीलिंगुइज्म की बात कर रहा है स्कूल्स में और हायर एजुकेशन में। सिर्फ ये मल्टीलिंगुइज्म का जो फॉर्मूला है, ये यानी कि 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता, ये आपका आ जाता है हायर एजुकेशन के अंदर, जो कि आप अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको ये पूरी छूट है कि आप और लैंग्वेज भी सीख पाए, जैसे कि पाली, पर्शियन, प्राकृतिक लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सेंटर और स्टेट है जो कि एक साथ वर्क करेगी और ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी एजुकेशन सेक्टर में, और ये 6% यहाँ पे लेकर आ रही है जीडीपी का, ठीक है, 6% यहाँ पे जीडीपी का यहाँ पे इन्वेस्ट करना है एजुकेशन सेक्टर में। तो ये आपको बात की गई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स थे जो हमने दोनों पढ़े हैं, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड और हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको स्टार मार्क कर लो, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मेरे नोट्स ले सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि टीचर एजुकेशन के बारे में क्या बात कर रहा है, ये देख लो फ्रेंड्स। उससे पहले कुछ सब्जेक्ट इंटीग्रेशन की बात कर रहा है कि एजुकेशन होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि कॉम्पिटेंसी के ऊपर यहाँ पे फोकस करे कि इंसान मतलब बच्चे की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाए, उसकी स्किल्स को डेवलप करे। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो सब्जेक्ट्स का, यानी कि आप यहाँ पे सिर्फ किताबी पढ़ाई ना कराए, आप क्या करें, यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी को भी एक साथ लेकर आए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, स्टोरी टेलिंग यूज़ करें, पेडागोजी यूज़ करें बच्चे को पढ़ाने के लिए। आईसीटीज़ का यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है, आईसीटीज़ यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, उसको इंटीग्रेट करें अपने सब्जेक्ट में, अपने करिकुलम में, और तब जाके बच्चे को एक अच्छी नॉलेज को प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। बच्चे के अंदर अगर क्यूरियोसिटी है, इनोवेशन की उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको एनहांस करे, ठीक है। इसके साथ साथ एकेडमिक और वोकेशनल की बात की गई है, वोकेशनल नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन आ गया है, तो हमारी सारी की सारी स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन कम्प्लीटली ये डिपेंड हो गई है डिजिटल लिटरेसी पर। हम डिजिटली तरीके से सीख रहे हैं, यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे अपनी जो नॉलेज है वो दूसरों के पास बांट रहे हैं। तो यही हमारा बात कर रहा है डिजिटल लिटरेसी के बारे में, डिजिटल लिटरेट हो रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिटरेट करना है कि वो कैसे इन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाए और अपनी स्कूली शिक्षा ले पाए और हायर एजुकेशन यहाँ पे ले पाए। इसके साथ साथ ये प्रमोट करना है मल्टीलिंगुअल टीचिंग को, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ और इनिशिएटिव ली गई है हेल्थ सेक्टर्स में कि एनुअल चेकअप होना चाहिए स्टूडेंट्स का। यहाँ पे जो हम बच्चे की एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, जो उसके पास आउट हो जाता है बच्चा, तो एक एनुअल रिजल्ट तैयार किया जाता है टीचर्स के थ्रू, तो उसके अंदर बच्चे की पूरी हेल्थ प्रोग्रेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व करनी है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने इस एनईपी पॉलिसी में। इसके साथ साथ यहाँ पे बच्चे का वेट रिड्यूस करना है स्कूल बैग्स का, मतलब यहाँ पे लर्निंग विदाउट बर्डन को बढ़ावा दिया गया है, लर्निंग विदाउट बर्डन को बढ़ावा दिया गया है, और कहा है कि आपको स्कूल बैग का भार कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें प्रैक्टिकल नॉलेज ले, टेक्स्ट बुक की नॉलेज वो कम ले।
इसके साथ साथ हेल्थ और वेलनेस की बात की है, फिटनेस की बात की है, बच्चे को यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज करवानी है, इंक्लूसिव ऑफ केयरिंग कल्चर होना चाहिए स्कूल में, फोकस करना चाहिए बच्चे जो कि डिसेबल है, डिफरेंटली एबल है, उसकी नीड को फोकस करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, अच्छे तरीके से पढ़ाना है बच्चे को, स्पेशल एजुकेटर्स यहाँ पे हायर करने हैं उनके लिए, स्पेशल उनको ध्यान देना है और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में उनको पढ़ाना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है यहाँ पे। इसके साथ साथ हायर काउंसलर यहाँ पे होने चाहिए स्कूल्स के अंदर। अब क्या होता है ना कि जितने भी काउंसलर्स हैं ना वो अपॉइंट कर दिए गए हैं स्कूल्स के अंदर। अब स्पेसिफिकली काउंसलर होता है जो बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है उसको सुनता है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उन काउंसलर्स का यहाँ पे नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, ये आपको बताया गया है। अब देख लो कॉलेज के अंदर क्या क्या कहा गया है। कॉलेज के अंदर कहा है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो कि कॉमन कंडक्ट करेगी टेस्ट को। अब यहाँ पे 2 साल में, मतलब 1 साल में 2 बार जो एनटीए है ना, जैसे कि हमारा यूजीसी नेट है वो एग्ज़ाम लेता है, एनटीए लेता है हमारा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लेता है। तो इसी तरह से जो एनटीए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जितने भी एंट्रेंस टेस्ट है उसको कंडक्ट करवाना है साल में 2 बार, चाहे पीएचडी से रिलेटेड हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड हो, मास्टर्स लेवल पे या पीएचडी लेवल पे या फिर एमफिल लेवल पे, या फिर यहाँ पे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, सीएसआईआर का हो रहा है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। ये इनिशिएटिव लिया है। इसके साथ साथ 4 साल का यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम है जो कि प्रेफर किया गया है। अगर बच्चा ड्रॉप आउट करता है, मिड टर्म में ड्रॉप आउट कर देता है अपनी किसी कोर्स से, तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, वो उसके ऐड होगा, उसके पॉइंट्स वहाँ पे उसको मिलेंगे, सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अगर बीच में भी वो कोई शिक्षा अपनी छोड़ देता है, वो किसी दूसरे कोर्स में एनरोल हो जाता है। ठीक है, ये आपको बताया गया है। इसके अलावा प्रपोजल टू फ़ी कैप के बारे में बात की गई है हायर एजुकेशन में। फ़ी चार्ज जो होना चाहिए वो देख परख कर होना चाहिए, मनमाना यहाँ पे खर्च नहीं होना चाहिए एजुकेशन में। जो वैलिड है, जितना यहाँ पे फ़ी वहाँ पे वैलिड होगी उतना ही चार्ज लिया जाएगा। डोनेशन यहाँ पे मना किया गया है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेनी है। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपको बात की है और ये आप चार्ट देख सकते हैं जिसके अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की है, इक्वल वेटेज की बात की है, इंटीग्रेटेड पेडागोजी होनी चाहिए, बैकलेस डेज होनी चाहिए, यूज़ होना चाहिए इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का 6 से 12 साल तक की, और प्रमोशन होना चाहिए पीयर ट्यूटरिंग को। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी तक हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया है, स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया है, न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही मेन है, टीचर एजुकेशन के बारे में क्या आता है। क्योंकि अब जो हम पढ़ते हैं टीचर एजुकेशन की यूनिट में, अपने यूनिट 4 के अंदर, तो उसके अंदर हम बीएड के बारे में बात करते हैं, करिकुलम कैसे डेवलप करना है टीचर एजुकेशन के लिए, कौन कौन सी यहाँ पे रिफॉर्म्स हुए, तो इन सबको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अब देखेंगे जो एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या एक अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, तो टीचर एजुकेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड की बात की है, मतलब ये आपकी बात कर रहा है कि जो 12वीं से सीधा यहाँ पे हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो उनके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की बात की है कि मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो टीचर के पास लोकल लेवल पे 2030 पे, जिसमें 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड की बात की है। और 2 साल की इंटीग्रेटेड जो 2 साल की जो बीएड वो कौन करेगा, जिसके पास ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री है। अब आप देखो, जो 12वीं के बाद सीधा बच्चे बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको 4 साल का बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करना पड़ेगा अगर वो बीएड करना चाहते हैं। तो अगर 2 साल तक की बीएड उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए है जो कि बैचलर्स करने के बाद एनरोल होते हैं, यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक का बीएड कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होगा, उन टीचर्स के लिए होगा जिनके पास ऑलरेडी बैचलर डिग्री होगी। और जो 1 साल तक की जो बीएड है वो उन टीचर्स के लिए होगी जिन्होंने अपना 5 साल पहले ही डिवोट कर दिया है, यानी कि उन्होंने अगर 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स पहले से किया हुआ है, या फिर उन्होंने बैचलर डिग्री के साथ साथ मास्टर डिग्री यहाँ पे ऑब्टेन कर ली है, तो तब जाके 1 साल तक की उनको बीएड करनी होगी। ये बहुत आसान हो गया है उन स्टूडेंट्स के लिए
उन टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर्स के लिए जो चाहते हैं कि बैचलर्स और मास्टर्स के बाद बीएड करना, तो उनके लिए 1 साल तक का टेन्योर हो गया, 1 साल तक का टाइम हो गया, तो ये उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हो गया है। ठीक है, कुछ और की फीचर्स देख लेते हैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, जो आपको बता रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को टीचर एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली 2030 तक। और जो मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो ऑफ़र करेगा 4 साल तक की क्लास इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम को और ओडीएल मोड को, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड को यहाँ पे टीचर्स के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की है, हर रिमोट एरियाज़ पे, यानी रूरल एरियाज़ पे, सबके लिए। इसके साथ साथ जो बीएड प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर ट्रेनिंग होगी टीचर्स की, टाइम टेस्टेड टेक्निक्स की जाएगी, पेडागोजी पे ध्यान दिया जाएगा टीचर्स की, मल्टी लेवल टीचिंग होगी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, और टीचिंग कैसे कराई जाए, कैसे डिफरेंटली एबल्स की नीड्स को कैटर किया जाए, तो वो भी टीचर्स को यहाँ पे सिखाया जाएगा अच्छे तरीके से, कि कैसे वो स्पेशल चिल्ड्रंस की नीड्स को कैटर कर पाए। इसके साथ साथ टीचर्स कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक अच्छा लर्नर सेंटर्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच यहाँ पे अपनाए और अच्छे तरीके से बच्चों को यहाँ पे पढ़ाए। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग की करवाई जाएगी बीएड के कोर्स में टीचर्स को। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे लोकल लेवल के जो टीचर्स होते थे, जो कि डाइट करते थे स्कूल लेवल पे, तो उनको यहाँ पे हायर किया जाएगा, यहाँ पे तो उनको हायर किया जाएगा ताकि वो स्कूल्स के अंदर टीच कर पाए और एज अ मास्टर इंस्ट्रक्टर बन पाए। ठीक है, और अपने प्रोफेशंस को आगे बढ़ाया जाए और अपने प्रोफेशंस में अच्छा वो मजबूती पा पाए, रिसर्च कर सके। तो उन सब के लिए इन छोटे छोटे लेवल्स पे टीचर्स के रिक्रूटमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारा है। और टीचर्स को कैसे एम्पावर करना है, टेक्नोलॉजी सिखाकर टीचर को यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, इसके साथ साथ बच्चों की बेहतरी के लिए। करियर का ग्रोथ कैसे होना है, यहाँ पे प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी लेवल पे करियर ग्रोथ यहाँ पे डेवलप करना है टीचर्स का। इसके साथ साथ एकेडमिक लीडरशिप्स जो मोड है वो टीचर के अंदर लेकर आना है। टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके साथ साथ टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी है, मतलब 50 घंटे तक, मिनिमम 50 घंटे तक के कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करवाना है। ट्रैक रखना है टीचर्स पे, कैसे टीचर्स परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पे इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन करवानी है, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए लगाने हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। तो इन सब की बात की गई है। इसके साथ साथ टीचर की रिक्रूटमेंट देख लेते हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स की रिक्रूटमेंट देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे होगी, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर के पास 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स 2013 तक, तभी उसकी रिक्रूटमेंट हो पाएगी। टीचर रिक्रूटमेंट किसके ऊपर होगी, एनटीए के टेस्ट के ऊपर बेस्ड होगी। टेट देना पड़ेगा टीचर्स को, जो सी टेट देना पड़ेगा। ठीक है, टेट यानी कि जो टीचर एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग जो टेस्ट देती है वो देना पड़ेगा टीचर्स को। ठीक है, इसके साथ साथ 50 घंटे की मिनिमम इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की बात की गई है। इसके साथ साथ ये आपको बता रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्लान करनी है, इन सब चीज़ों की बात करनी है। मैंडेटरी करता है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए मॉड्यूल करना टीचर एजुकेशन का। ठीक है, और रोल क्या है यहाँ पे गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट का, यानी कि जो SCRT है, यानी कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग है, तो ये बात कर रहा है आपकी, यहाँ पे प्रॉपर बात कर रहा है कि ऑनलाइन सेल्फ डिस्कोर्स होना चाहिए प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स के लिए। इसके साथ साथ जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ये डेवलप करने की बात कर रहा है, आर्कुलेट करने की बात कर रहा है, किसकी, एजुकेशन की, जो कॉन्टीन्यूस बेसिस और कोलैबोरेशन है एजुकेशन का, उसकी बात कर रहा है। तो ये कुछ इनिशिएटिव ली गए हैं। इसके साथ साथ जो अभी तक जो हमारा ग्रॉस एनवायरनमेंट रेशो है हायर एजुकेशन में, आप देख सकते हैं, ये उसका चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है, आप यहाँ पे इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये जो 2018 और 19 का है, 26.3 आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसी को अचीव करने की बात कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे बता रहा है कितना प्रतिशत होना चाहिए, यहाँ पे 50% की बात कर रहा है, क्योंकि पहले देखा गया है कि ये सिर्फ 26% था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, क्योंकि 26.3% था। ठीक है, अब लेकिन वो एकदम से बढ़ के कितना हो गया, 50 हो गया, कि अब कह रहा है कि 50% तक का ग्रॉस एनवायरनमेंट रेशो हमें अचीव करना है 20
35 तक। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ आया होगा सारा का सारा। आज मैंने बहुत कुछ आपको पढ़ाया है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, और इसके रिलेटेड अगर कोई भी आप पॉइंट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं इसको PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब कुछ मेजर इनिशिएटिव देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये सब कुछ ना एक आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ तक कि सन भी आपको दिए हुए यहाँ पे कि कौन सी ईयर में कौन सा आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, सबसे पहले वाली, सेकेंडरी वाली कौन सी थी, जो कि राधा कृष्ण कमीशन थी। राधा कृष्ण कमीशन थी जो कि 1952 और 53 में आई थी। इसको सेकेंडरी एजुकेशन से भी हम जानते हैं। कोठारी एजुकेशन कमीशन कब आई थी, 1964 में। तो ये आपको सारे के सारे यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं। और हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारा एजुकेशन किसके अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये याद रखना, ये जो हमारी जो ये आई है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये कस्तूरी रंजन ने बनाई है। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि 2019 में आई थी। ठीक है, कस्तूरी रंजन जी, इन्होंने हमें ये डेवलप की थी। ठीक है, ये आपको बताया था। इसके साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप यहाँ से देख सकते हो, ये वही एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखाया है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ मेजर रिफॉर्म्स देख लेते हैं। मेजर रिफॉर्म्स यही यूनिवर्सलाइजेशन होना, और ये करिकुलम होना चाहिए 5+3+3+4, ये नया आ गया है। और केंद्र जो गवर्नमेंट बाल विकास विद्यालय है, ये 12वीं तक का बात की गई है। इसके साथ साथ कुछ मेजर रिफॉर्म्स यहाँ पे दी गई है कि 360 डिग्री का होलिस्टिक प्रोग्रेस होना चाहिए बच्चे का, और ट्रैक रखना है बच्चे की लर्निंग पे। इसके साथ साथ परख यहाँ पे आया है। यहाँ पे ना परख बच्चे के यहाँ पे असेसमेंट के लिए आया है। एक असेसमेंट सेंटर बनाया है कि कैसे बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एकेडमिक फील्ड में, उसके लिए परख का यहाँ पे एक असेसमेंट सेंटर बनेगा, उसका बात किया गया है। ठीक है, और आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कौन लेगा, हमारा NTA लेगा, जो कि एडमिशन्स करवाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सबके लिए, चाहे यहाँ पे नेट हो चाहे CSR नेट हो, तो उन सब के लिए NTA टेस्ट लेगा आपसे हमारा। ठीक है, और ये 100% का प्री स्कूल यहाँ पे होना चाहिए 2030 तक, ये आपको बात की गई है 2030 तक। ठीक है, ये आपको बताया गया है। इसके साथ साथ हाँ, यही कुछ इम्पोर्टेंट थी। तो आई होप फ्रेंड्स, ये आपको सारे के सारे समझ आया होगा क्या मैंने आज पढ़ाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से मेरे PDF को रेफ़र कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा कि मैंने पूरा का पूरा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आपको आज पढ़ा दिया है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो उन स्टूडेंट्स की डिमांड को फुलफ़िल करते हुए मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स, ये आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।